नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 2022 प्रीलिम्स एनालिसिस में आज हम कवर करने वाले हैं साइंस एंड टेक। तो आई होप आप लोगों ने अब तक सीसैट भी दे दिया है एंड अच्छे से आप लोगों ने दिया है एंड आप लोग एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी। तो आप लोग आंसर की को लेकर जरूर उत्सुक होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक को। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका सवाल करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके सिवा मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। बाकी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड KC10, जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक का प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो दोस्तों, हम सेट बी को डिस्कस कर रहे हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें से पूछा गया है, इनमें से कौन कौन से जो लिस्ट में दिए गए हैं ये ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, इन तीनों का तो साफ साफ मुझे सोर्स मिल गया जो कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं। आरोग्य सेतु को लेके थोड़ा सा यहाँ पे मतलब डाउट चल रहा था, लेकिन काफी ज्यादा रिसर्च के बाद यही देखने मिल रहा है कि आरोग्य सेतु ऑफ लेट हैज बीन मेड ओपन सोर्स। सरकार ने इसके डेटा भी शेयर कर दिया है एंड सरकार अगर इसे ओपन सोर्स कर रही है तो जाहिर सी बात है जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज किया गया होगा, जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया होगा, अधिकतम चांसेस है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसमें भी आप अगर देखें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल किया गया है। तो आरोग्य सेतु भी है, तो आंसर इज डी 1 2 3 4। बाकी दीक्षा अगर आप देखें तो MIT का लाइसेंस्ड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है सनबर्ड, जिसका इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही डिजी लॉकर भी देखें तो इसने भी कई रेंज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। तो आंसर इज डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। वेब 3.0 की बात हो रही है। तो 3 स्टेटमेंट दिया गया है वेब 3.0 के कंटेक्स्ट में, तो काफी फ्यूचरिस्टिक सा सवाल है। तो दोस्तों, वेब 3.0 सबसे पहले अगर आप देखें तो क्या है, आने वाले दिनों में जो कि वेब आने वाले दिनों में जैसा स्वरूप लेगा मे बी 10 साल बाद तक, दैट विल बी कॉल्ड एज वेब 3.0। वेब 1.0 में क्या था दोस्तों, बस एक किसी ने वेबसाइट में होस्ट कर दिया, आप जाके उसको पढ़ सकते थे। उसके बाद आया वेब 2.0, जिसमें आप वेब में जाके लिखना भी शुरू कर सकते थे। जैसे फेसबुक में आप लिख सकते हैं, ट्विटर में आप कंटेंट जनरेट भी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अब रीड नहीं कर रहे, आप कंटेंट बना भी रहे हैं। तो दैट वाज वेब 2.0। वेब 3.0 में दोस्तों अब आप ओन भी करने लगेंगे, क्योंकि आज के टाइम में आप फेसबुक में यदि कोई पोस्ट लिखते हैं तो पोस्ट पे वो डेटा पे किसका अधिकार है, फेसबुक का है। लेकिन वेब 3.0 जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, उसमें आप अपने डेटा को कंट्रोल भी कर पाएंगे, ओन भी कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ ये जो डेटा एग्रीगेटर्स हैं जो कि जिस प्रकार का डेटा मिलाते हैं, कोलेट करते हैं, तो वो डेटा भी उनको नहीं मिलेगा। आप जो पार्ट ऑफ डेटा शेयर करना चाहेंगे उतना ही डेटा शेयर कर पाएंगे। तो जो डेटा को लेके भी आपके पास ज्यादा प्राइवेसी भी स्ट्रांग होगी एंड आप अपने डेटा को भी कंट्रोल कर पाएंगे। ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क होंगे, बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ यहाँ पे जो डेटा होगा ये कॉर्पोरेशन के हाथ में नहीं होगा, रादर यहाँ पे कलेक्टिवली आप अपना वेब 3.0 को ऑपरेट करेंगे, ना कि कोई फेसबुक या फिर गूगल जैसी सेंट्रल एंटिटी होगी जो कि पूरे के पूरे वेब को चला रही होगी। इंस्टेड ऑफ दैट वी विल हैव ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस, जिसके द्वारा आप कलेक्टिवली मिलके हम वेब 3.0 को ओन भी करेंगे, ऑपरेट भी करेंगे। तो आंसर इज डी 1 2 एंड 3। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात हो रही है, तो 3 स्टेटमेंट दिया गया है। तो सास क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो स्टेटमेंट 1 में बायर अपने अनुसार डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सास की बात करें सबसे पहले तो आप सब अवगत हैं, फेसबुक, जीमेल, हॉटमेल, जूम कॉल, ये सब अगर आप देखें तो अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो कि एज अ सर्विस आप यूज करते हैं। तो सास बायर यानी कि अगर आप जूम कॉल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं इंटरफेस में, बिल्कुल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन नहीं भी लें तब भी आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम, प्रोफाइल, सब कुछ बदल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, यानी सम डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन होती है। तो आज के टाइम में अगर आप देखें तो बायर्स क्या कर सकते हैं, यूआई इंटरफेस बदल सकते हैं, लुक एंड फील ऑफ प्रोग्राम बदल सकते हैं, कुछ डेटा फील्ड्स बदल सकते हैं। इसके सिवा वो फीचर्स जो उनको पसंद नहीं है उसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं और कभी भी टर्न ऑन भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। क्या सास यूजर्स मोबाइल डिवाइस से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप जीमेल फोन से यूज कर पाते हैं, जूम कॉल फोन से यूज कर पाते हैं? बिल्कुल कर पाते हैं। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल एक प्रकार के सास हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। तो दोस्तों चाइना ने डेवलप किया था या फिर टेस्ट करने वाला था, इसको लेके काफी ज्यादा न्यूज में था। तो ये क्या है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम? ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि स्पेस में लॉन्च की जाएगी और एस्टेरॉयड यदि अर्थ को पहुंच रहा होगा तो उसको खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये सच है, या फिर ये स्पेसक्राफ्ट है जो कि किसी दूसरे प्लेनेट में जाके लैंड करेगा? स्टेटमेंट सी अगर आप देखें तो ये वो मिसाइल है जो कि स्टेबल ऑर्बिट में पुट की जाएगी अर्थ के चारों तरफ, और फिर उसको किसी भी टारगेट पे मिसाइल को गिरा सकते हैं, डी ऑर्बिट कर सकते हैं। ऑप्शन डी अगर आप देखें तो कह रहा है कि वो स्पेसक्राफ्ट है जो कि अलोंग अ कॉमेट मूव करता है एंड उसके सरफेस पर सेम स्पीड एंड फिर उसी के ऊपर सरफेस पर लैंड भी करता है। सब बेकार है, आंसर है सी। तो अगर आप देखें तो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्या है? एक वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में दोस्तों इस प्रकार से, अगर आप मान लीजिए ये लॉन्च साइट है और मुझे यहाँ पे टारगेट में मिसाइल गिराना है, तो नॉर्मली अगर आप देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इस प्रकार से वो एक्सो एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर जाके लैंड करता है। यहाँ पे रडार वगैरह इसे डिटेक्ट कर लेती है। वहीं अगर आप देखें तो दूसरा आप यूज कर सकते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइडर ट्रेजेक्ट्री, जिसमें ग्लाइड मिसाइल्स यूज की जाती हैं और इस प्रकार से लो अर्थ ऑर्बिट में वो जाके हिट करती है। दूसरा है दोस्तों फॉब्स, जो कि सोवियत यूनियन ने 1960s में डेवलप किया था। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड को एक्सो एटमॉस्फेयर में छोड़ते ही नहीं है, इंस्टेड लो अर्थ ऑर्बिट में ये रहता है और उसी में जाके आप अगर देखें तो लॉन्च साइट यहाँ है तो पूरा अर्थ घूम के अनएक्सपेक्टेड जगह से जाके वो हिट कर सकता है। यानी कि जो रशिया से लॉन्च मिसाइल है तो वो अगर यूएस में हिट कर रही है तो वो हो सकता है साउथ पोल के पास से हिट करने जाए उसे। तो दैट वाज फॉब्स, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि चाइना में लग रहा था कि चाइना इसको डेवलप कर रहा है, ऐसे न्यूज देखने मिल रहे थे। पिछले साल की 2021 की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्यूबिट पूछा गया है, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, सबको मालूम है। क्वांटम कंप्यूटिंग में अगर आप देखें तो क्यूबिट या क्वांटम बिट क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन है, सबको मालूम है। तो आंसर इज बी, क्वांटम कंप्यूटिंग से इसका लेना देना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इनमें से कौन कौन से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के जो डिवाइस हैं वो शॉर्ट रेंज डिवाइस या टेक्नोलॉजीज में इंक्लूड किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो शॉर्ट रेंज डिवाइसेज या टेक्नोलॉजी क्या हुए? ये वे रेडियो डिवाइसेज हैं, ये वो रेडियो डिवाइसेज हैं जो कि लो रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ये लो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, लो पावर पे काम करते हैं और इनका रेंज भी लो होता है। सबसे सिंपल हो गया दोस्तों, जैसे आपकी गाड़ी को ऑन ऑफ करने के लिए आप जो डिवाइस यूज करते हैं, गाड़ी खोलने के लिए बंद करने के लिए चाबी यूज करते हैं, वो क्या है? वो एक शॉर्ट रेंज डिवाइस है। कॉर्डलेस फोन क्या है? एक शॉर्ट रेंज डिवाइस है। वैसे ही आप देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क, अगर वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, WLAN है, तो वो क्या है? वो अगर आप देखें तो एक शॉर्ट रेंज डिवाइस है। वैसे ही आप देखें CCTV जिस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे काम कर रही है, डेटा ट्रांसमिट कर रही है, वो अगर आप देखें तो वो एक शॉर्ट रेंज डिवाइस है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का RFID टैग होता है ना, वो टैग पे जाके आपका टोल पे दरवाजा खुलता है, दैट इज अ शॉर्ट रेंज डिवाइस। तो बहुत सारे शॉर्ट रेंज डिवाइसेज हैं, ये मुझे लिस्ट मिले हैं, बहुत ही ऑथेंटिक साइट से मिला है, तो आप देख सकते हैं। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, बायोफिल्म की बात हो रही है। तो बायोफिल्म क्या है? तो वो मेडिकल, स्टेटमेंट 1 कहता है ये मेडिकल इम्प्लांट्स पर फॉर्म हो सकता है। स्टेटमेंट 2 कहता है फूड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में सरफेसेस के ऊपर ये फॉर्म करता हुआ दिखता है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी एग्जिबिट करता है। तो आइए आंसर देखते हैं दोस्तों। बायोफिल्म का सिंपल एग्जाम्पल है, आईने में अपने दांत को देखिए, अगर आपको इस प्रकार का टार दिख रहा है तो आपके दांत में बायोफिल्म है। तो बायोफिल्म क्या है दोस्तों? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक भी हो सकते हैं, कलेक्टिवली कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, जो कि किसी सरफेस पे इस प्रकार से फिल्म बना के ग्रो करने लगते हैं। इसी का एक सिंपल एग्जांपल है ये डेंटल प्लाक। इसके सिवा पॉन्ड के ऊपर जो स्कम बिछा होता है वो भी क्या है? एक बायोफिल्म है। तो दोस्तों ये प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज सबके ऊपर ग्रो करते हैं। मेडिकल डिवाइसेज में अगर आप देखें तो कैथेटर्स होते हैं, पेस मेकर होते हैं, उनके ऊपर अक्सर दिखा जाता है। कैथेटर क्या हो गया? जो कि अक्सर यूरिन पास करने के लिए आप देखते हैं बैग लगा होता है पोस्ट सर्जरी, दैट इज अ कैथेटर। तो उसके ऊपर भी बायोफिल्म कुछ टाइम में डेवलप हो सकता है। पेस मेकर्स के ऊपर डेवलप हो सकता है। अक्सर इस पे अगर बायोफिल्म डेवलप हो गया तो वो हानिकारक हो सकता है सेहत के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि अक्सर ऐसा पाया गया है कि काफी बायोफिल्म्स अगर हम देखें तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होते हैं। वो जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं दे आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फूड इंडस्ट्री में भी अगर हम देखें
तो स्पेशली मिल्क रिलेटेड इंडस्ट्री में, जहां पे रॉ मिल्क का जो टैंक होता है उसमें बायोफिल्म डेवलप होते हैं। वैसे ही जो पाइपलाइन है जिसके थ्रू दूध जा रही है उसमें आप देखेंगे बायोफिल्म डेवलप होता है। बटर बनाने के लिए जो सेंट्रीफ्यूज है उसके ऊपर बायोफिल्म डेवलप हो जाता है। चीज टैंक, पैस्चराइजर्स, इन सब पे बायोफिल्म देखने मिलता है। तो आंसर इज बी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। प्रोबायोटिक्स की बात हो रही है। स्टेटमेंट 1 ये बैक्टीरिया, ईस्ट दोनों से बन सकते हैं। स्टेटमेंट 2 ये नेचुरली हमारे शरीर में नहीं देखने मिलते है ना, दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। स्टेटमेंट 3 ये मिल्क डाइजेशन में मददगार होते हैं। तो आंसर अगर आप देखें तो आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3 ओनली, क्योंकि स्टेटमेंट 2 गलत है। तो सबसे पहले तो प्रोबायोटिक सही बात है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट है, बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों को मिला के बना सकते हैं। प्रोबायोटिक्स नेचुरली भी हमारे बॉडी में रहते हैं, ये गट में होते हैं, माउथ में होते हैं, वेजाइनल ट्रैक्ट में होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में होते हैं, स्किन में होते हैं, लंग्स में होते हैं, पर सबसे ज्यादा गट में पाए जाते हैं। एंड गट क्या हो गया दोस्तों, अगर आप देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन वाला रीजन। तो प्रोबायोटिक्स अगर आप देखें तो ये मिल्क शुगर जिसको लैक्टोज कहते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मददगार साबित होते हैं। एंड जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनके लिए दे आर हेल्पफुल। तो आंसर अगर आप देखें तो सी हो जाता है, दैट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। तो कोविड-19 पैंडेमिक के कंटेक्स्ट में कितनी बार आप लोगों को ये सवाल मैंने मॉक टेस्ट में कराया है, कई बार हमने पढ़ा भी है, पाथफाइंडर पे भी हमने कवर किया है। तो कोविशील्ड, कोवैक्सिन, स्पुतनिक की बात हो रही है। तो कोविशील्ड क्या है दोस्तों, वायरल वेक्टर वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तो डेवलप किया, लेकिन ये mRNA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नहीं है, दिस इज अ वायरल वेक्टर वैक्सीन। बाकी स्पुतनिक वी वैक्सीन क्या है, एडिनो वायरस बेस्ड वायरल वेक्टर वैक्सीन है, बिल्कुल सही बात है। कोवैक्सिन क्या है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाता है, बी, दैट इज 2 and 3, जिसमें स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 और 3 अगर आप देखें तो ये सही होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पाथफाइंडर पे हमने कवर किया है। सोलर स्टॉर्म होगा मेजर वाला, तो इनमें से क्या क्या हो सकता है। दो ऑप्शन देखिए, उसमें से एक ऑप्शन कितना आप उसी से एलिमिनेट कर सकते थे। सुनामी होगी इक्वेटोरियल रीजन में, क्या ऐसा हो सकता है। कई बार सोलर फ्लेयर्स आए, मेजर वाले भी हुए हैं, लेकिन सुनामी वगैरह नहीं होती है। तो आपको क्या करना था, करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो 2 दिखा, 2 दिखा, 2 दिखा, तो आंसर इज सी, 1, 3, 4, 6 and 7। फॉरेस्ट फायर भी नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग इशारा कर रहे थे कि फॉरेस्ट फायर हो सकता है, लेकिन रिसर्च कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेस्ट फायर होने के चांसेस बहुत कम है कि इस प्रकार से सोलर स्टॉर्म हो और उससे फॉरेस्ट फायर हो। बाकी आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म इफेक्ट्स अर्थ। इसी का एक वीडियो पहले भी है जिसमें कि कैसे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के पीछे की क्या साइंस है वो भी आप पढ़ सकते हैं। एंड इसको जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ सीखने मिलेगा। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57। बी सेल एंड टी सेल की बात हो रही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो दोस्तों हमने अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं 22 मई 2022 को मैंने ये वीडियो बनाया था, है ना, आपके एग्जाम के बस कुछ दिन पहले। तो WHO एंड यूनिसेफ ने मीजल्स आउटब्रेक के अगेंस्ट वार्न किया था। तो इसमें मैंने कवर किया है बी सेल, टी सेल क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स सेल्स हैं ये सारे के सारे, इनका इस्तेमाल क्या होता है, तो शरीर बनाती है पैथोजन के खिलाफ लड़ने के लिए। मैंने डेप्थ में आपको पढ़ाया था बी सेल टी सेल दोनों में भी क्या अंतर है। तो आंसर क्या हो जाता है, डी है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजेंस, है ना। तो दिस इज व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। तो ये आपको जानना था। साइटोकाइन स्टॉर्म वगैरह भी मैंने पढ़ाया था, अलग अलग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी भी इसमें मैंने लगे हाथ आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नैनो पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो स्टेटमेंट 1 कहता है कि नैनो पार्टिकल्स जो हैं बस ह्यूमन मेड है, नेचर में खुद के नैनो पार्टिकल नहीं होते, हो ही नहीं सकता। कैसा स्टेटमेंट है, अपने आप कह रहा है ये चीख चीख के ये गलत है। वॉल्केनिक ऐश, ओशन स्प्रे, फाइन सैंड, डस्ट, वायरस के जो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं वो भी एक नैनो पार्टिकल हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब 3 ओनली या 2 and 3 ओनली, यानी बस आपको जानना है 2 सही है या कि नहीं। तो नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, बिल्कुल यूज किया जाता है। अगर आप देखें तो कॉस्मेटिक्स में टाइटेनियम ऑक्साइड एंड अलग अलग प्रकार के नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड यूज किए जाते हैं। सन प्रोटेक्शन फैक्टर की तरह इनको यूज किया जाता है। तो ये काफी ज्यादा यूज किए जा रहे हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, दिस इज वेरी ट्रू। जहां तक बात है स्टेटमेंट 3 की, नैनो पार्टिकल
ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द इन्वायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। सही बात है, कुछ नैनो पार्टिकल्स ऐसे हो सकते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड के, यदि वो इन्वायरमेंट में आ गए तो दे कैन बी अनसेफ फॉर ह्यूमंस। ऐसा रिसर्च है जो कि बैक्टीरियल एंड मैमेलियन सेल्स पे इनका बुरा असर होता है। तो आंसर इज डी, दैट इज 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट है दोस्तों डीएनए बार कोडिंग। डीएनए बार कोडिंग का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो इसको भी हमने रिसेंटली हुए मॉक टेस्ट में कवर किया था, जो हमने निकालो प्रीलिम सीरीज रखा था उसमें ये देख रखा है। तो डीएनए बार कोडिंग का क्या इस्तेमाल हो सकता है, सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन में। इसके सिवा आप देखोगे तो इसको फूड ऑथेंटिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, लीगल ट्रेड मॉनिटरिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो डीएनए बार कोडिंग में क्या होता है कि किसी भी स्पीशीज का कोई यूनिक जेनेटिक रीजन है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके आधार पे कोई भी प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस स्पीशीज से बन रहा है, किस स्पीशीज का है वो। तो इससे हम एज ऑफ प्लांट या एनिमल तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन अलग अलग स्पीशीज जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके सिवा आप देखें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो जापान में जहाँ पे सर्टेन वेल्स को रोका गया है, उसकी हंटिंग अलाउड नहीं है, उसके बावजूद यदि वो वेल का मीट इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो जो कैंड प्रोडक्ट है उसको पकड़ा जाता है, उसकी डीएनए बारकोडिंग होती है और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कौन से वेल का मीट इसमें यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इलीगल ट्रेड मॉनिटरिंग में भी इसको यूज करते हैं। तो क्वेश्चन 59 का आंसर इज डी, दैट इज 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों अनअकैडमी जब भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लें यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेरी हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलती है जब भी आप 1 साल या इससे अधिक की प्लस आई कनेक्ट सब्सक्रिप्शन कॉम्बो की लेते हैं। अनअकैडमी आप देख सकते हैं दोस्तों, एंड टू एंड प्रिपरेशन है, लाइव मेंटरशिप है, हमारे रैंकर्स भी हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये QR कोड स्कैन करें, एनरोल नाउ बटन पर दबाएं, डिटेल्स भरें एंड इसके साथ आपको अनअकैडमी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करेगी। आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी होगा, अगर इस बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके सिवा प्राइस हाइक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 20% से होने वाली है, अप टू 20% से जून 8 से। तो अभी अपने सीट्स बुक कर लें, 16,000 रुपए तक आप बचा सकेंगे। CSE अश्योर प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं, साथ ही साथ आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, साथ साथ जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी 1 साल की कीमत 46,791 है, 1 साल की आइकनिक की 67,041 है, 1 साल की ऑप्शनल की 24,750 है। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं और प्राइस हाइक के पहले की कीमत है। 0% EMI पे आपको लोन भी अवेलेबल है। बहुत सारे कोर्स है, आने वाले दिनों में आंसर राइटिंग कोर्स भी मैं लेकर के आने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास होगी, तो इसका हिसाब जरूर बने। डाउट क्लियरिंग सेशन भी है, अल्टीमेट बैच भी हम लेकर के आए हैं, 8 जून से स्टार्ट होने वाली है, इसका हिसाब बन सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवाल भी है दोस्तों, ये सारे ऑप्शनल का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।